तो प्रत्याहार का ये तीसरा लेक्चर है। और लास्ट टाइम हमने पहले तो कुछ कोटेशन देखे थे, बहुत अच्छे कोटेशन थे जो तावरिया जी को भी पसंद थे। ऐसे कोटेशन उन्होंने यहाँ लिए थे। और उसके बाद में उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया था कि सही प्राणायाम क्या है। नॉर्मली जिसको हम प्राणायाम कहते हैं उसको तावरिया जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि प्राणायाम वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो घटित होने वाली प्रक्रिया है उसको प्राणायाम कहा जाता है। जो हम नाक से जो श्वास से लेना छोड़ना करते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और उनके बाद उन्होंने 3SR के बारे में बताया था कि 3SR भी ये पतंजलि महर्षि की परंपरा से आया हुआ एक ब्रीदिंग टेक्निक है, उसके बारे में बताया था। बाद में उन्होंने थोड़ा इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन की बात की थी, जो सब स्टेजिस है वो सब स्टेजिस के बारे में उन्होंने बात की थी। आगे उन्होंने एस्ट्रल बॉडी को जो डिटैच करना होता है, सेपरेट करना होता है, उसके बारे में भी बात की थी। और लास्ट में उन्होंने फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी की उपमा पिलर और बीम से की थी। तो इतना तो आप सबको याद होगा। और फिर लास्ट में उन्होंने एक कोटेशन दिया था, यू सी थिंग्स एज दे आर एंड आस्क वाई, बट आई ड्रीम थिंग्स दैट नेवर वेयर एंड आस्क वाई नॉट। तो एक साधक होता है, उसका ड्रीम क्या होता है, एक साधक का क्या चाहता है आफ्टर ऑल। तो साधक का तो अपने बीइंग का विकास ही चाहेगा ना, और क्या चाहेगा। अपनी अंदर का जो बीइंग है, अपना होनेपन है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस किस तरह राइज होती है, खुद का किस तरह डेवलपमेंट होता है। जो सच्चा साधक है उसका यही ड्रीम होता है। तो ये ड्रीम जो पहले तो नहीं था साधक के अंदर, नेवर वेयर, पर अभी साधक के अंदर ये ड्रीम उत्पन्न होता है। और फिर वो पूछता है कि वाई नॉट, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्यों हम बीइंग को डेवलप नहीं कर सकते। तो ये एक उसका फिर उसके बाद में उसकी सर्च चालू होती है ऐसा प्रश्न के बाद में। पर नॉर्मल लोग हैं उसके लिए ये कोई ऐसे स्वप्न होते नहीं है। वो जो है वो बस वस्तु को इस तरह ही वो ले लेते हैं। हालांकि उसके अंदर ऐसे सपने नहीं होते हैं, पर जो चीज़ जो सामने दिखती है उसी तरह वो उसको लेते हैं। और वो इस तरह पूछते हैं कि क्यों ऐसा नहीं है करके, कि जो चीज़ है जो दिखती है उसके परे जो है वो साधक की तमन्ना होती है, पर सामान्य व्यक्ति की पर तमन्ना उसके परे के नहीं होती है। तो ये पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ पेज नंबर 280 के ऊपर हमने देखा था। अब आगे फिर से तावरिया जी कुछ वही बातों को आगे बताते हैं प्राणायाम के बारे में, एस्ट्रल बॉडी के बारे में, और कुछ चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे अंदर क्या, एस्ट्रल के अंदर क्या होता है, ये चक्र वगैरह क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी बात इस समय हम देख पाएंगे। तो शुरुआत में कहते हैं कि थ्रू प्राणायाम विल बी पॉसिबल एट द स्टेज ऑफ प्राणायाम and beyond during higher practices, and through pranayam practices relate to the direction of prana in the primary body upon the completion of biological development, without which it is not possible to direct prana, nor for spiritual will to function, nor for conscious operation of the blocks or valves, nor the mind brain's important development and generation of vital energies which also cannot take place। तो ये देखो करीब करीब 6 लाइन का ये पैराग्राफ है और कंटिन्यूस है। उसके अंदर उन्होंने कहीं फुल पॉइंट लिया नहीं है और सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी बातें बताई है। तो समझना का प्रयत्न करते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि प्राणायाम विल बी पॉसिबल एट द स्टेज ऑफ प्रत्याहार। तो
तो प्रत्याहार के स्टेज और उसके ऊपर के जो हायर प्रैक्टिसेस है उसके अंदर ही ट्रू प्राणायाम जो है वो हो सकता है। और उसका रिलेशन है प्राणायाम, या उसका अर्थ ही ये है कि भाई प्राण को डायरेक्ट करना, प्राण आयाम। तो प्राण, एक तो पहले तो प्राण क्या है वो समझना है कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी की जो नाड़ियाँ है उसके अंदर जो घूम रहा है उसको प्राण कहते हैं। और वो प्राण को कौन सी नाड़ी में ले जाना है, कौन से पार्ट में ले जाना है, वो साधक तय करता है और उस प्रकार की साधना करता है, उसको प्राणायाम कहते हैं। मतलब कि उसको पहली बात तो ये कि उसको एस्ट्रल बॉडी का पूरा परिचय हो गया है, एस्ट्रल बॉडी में कौन सी नाड़ी कहाँ है उसका परिचय है। और दूसरी बात, वो प्राण को महसूस कर सकता है, और महसूस ही नहीं कर सकता, उसको मूव भी कर सकता है कि प्राण को अभी यहाँ से यहाँ ले जाना है, सिर की ओर ले जाना है, पैर की ओर ले जाना है, या पेट की ओर की कोई नाड़ी में ले जाना है एस्ट्रल के अंदर, या कोई चक्र के ऊपर। तो ये जब ये सब आइडिया होता है, ये एस्ट्रल बॉडी का इतना परफेक्ट आइडिया होता है, तभी साधक प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। और इसीलिए ये प्रत्याहार और उसके बाद के जो हायर प्रैक्टिस है, धारणा ध्यान वगैरह, उसके अंदर इस तरह का प्राणायाम जो है वो बन सकता है। इस तो फिर से यही बात है कि हम जो श्वास की क्रिया करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं या कोई और प्राणायाम करते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसको प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। पर सही मायने में प्राणायाम जो है वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर घटित होता है। तो ये एक पहली बात हमें समझनी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये जब होता है तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी तब तक में उसका ठीक ठीक हो चुका होता है। और लास्ट टाइम हमने देखा था तारिया जी ने बायोलॉजिकल कंप्लीशन का जो था वो एक स्टेज बताया था, और वो था 3B। तो साधक 3B के स्टेज के ऊपर आता है तब उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो यहाँ बायोलॉजिकल भी मतलब ये जिसके अंदर प्राणायाम घटित हो रहा है वो कम से कम 3A और 3B के ऊपर ही साधक होना चाहिए, इतना सारा डेवलपमेंट। तो इसके पहले तो 5-2-1 का स्टेज आता है, तो 5-2-1 कंप्लीट किया है, 3SRB ऑलमोस्ट 24 घंटे के लिए उसका चल रहा है। ऐसी स्थिति सब बनेगी, उसके बाद में इस तरह के प्राणायाम एस्ट्रल के अंदर घटित हो सकेंगे। नॉर फॉर स्पिरिचुअल विल टू फंक्शन। अब तो उन्होंने 3 विल बताई है, यहाँ तो नहीं बताई है पर अलग दूसरी जगह पर उन्होंने 3 प्रकार की विल बताई है। शायद कई लोगों को पता भी होगा कि पहली जो विल है वो न्यूट्रल विल है। न्यूट्रल विल वो सामान्य व्यक्ति के अंदर जो विल होती है, विल माने संकल्प शक्ति, विल का अर्थ यहाँ इच्छा नहीं है पर संकल्प शक्ति। तो एक व्यक्ति के अंदर, सामान्य व्यक्ति के अंदर जो है वो न्यूट्रल संकल्प शक्ति होती है। न्यूट्रल मतलब कि वो सोचता है, कुछ करना चाहता है, वो कोई नक्की भी करता है पर कुछ कर नहीं पाता, और ज़्यादातर तो वो कुछ संकल्प कर ही नहीं सकता है। न्यूट्रल के अंदर तो ऐसी स्थिति होती है कि ज़्यादातर तो वो संकल्प कर ही नहीं सकता है एक सामान्य आदमी। फिर दूसरा जो है साधक का लेवल होता है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल विल थोड़ी डेवलप होती है, तो वो थोड़ा संकल्प करता है और उसको करने का भी, उसको फुलफिल करने का भी प्रयत्न करता है। तो ऐसा जो साधक है वो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल विल डेवलप होती है। और तीसरा जो है साधक, उसके अंदर स्पिरिचुअल विल डेवलप होती है, जो बहुत आगे चल चुका है, आगे की ओर गया है, और वो जो संकल्प करता है फिर वो संकल्प के मुताबिक वो काम भी कर सकता है। तो इस तरह 3 प्रकार की ये विल है, संकल्प शक्ति है। तो यहाँ कहते हैं कि जो तीसरी स्पिरिचुअल विल है वो जब तक प्राणायाम अंदर डेवलप नहीं होते तब तक स्पिरिचुअल विल भी अंदर जन्म नहीं लेती है। मतलब कि स्पिरिचुअल विल भी बहुत आगे की क्रिया है क्योंकि उसको प्राणायाम के साथ जोड़ा हुआ है। नॉर फॉर कॉन्शियस ऑपरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और वाल्व्स। अब ब्लॉक्स और वाल्व्स क्या है कि कई जगह पर भगवान ने हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर वाल्व और या ब्लॉक जिसको कहते हैं वो बनाए। जैसे कि सुषुम्ना नाड़ी है, तो सुषुम्ना नाड़ी की दोनों ओर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ओर वाल्व
या ब्लॉक लगे हुए हैं, और ये वाल्व जो है या ब्लॉक्स है वो टू वे स्विच जैसा होता है, मतलब दोनों एक साथ में चालू नहीं रहते। सुषुम्ना का या तो नीचे का चालू होगा या फिर ऊपर का चालू होगा। अब नॉर्मल कोर्स में जो साधक होता है उसके तो सुषुम्ना का नीचे का द्वार या नीचे का ये जो वाल है वो हमेशा बंद रहता है। वो जन्मों जन्म से बंद है, क्योंकि उसको खोलने की उसने प्रैक्टिस नहीं की है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। वो एक प्रकार की ग्रंथि है, शास्त्र में उसको ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं। तो ब्रह्म ग्रंथि को तोड़ना पड़ता है प्राण के जरिए, और जब वो ब्रह्म ग्रंथि टूटती है नीचे का, तब नीचे का वाल खुलता है और प्राण पानी की तरह ऊपर, जैसे कि हमारे यहाँ नल के साथ या पाइपलाइन में वाल्व जुड़े होते हैं, तो ये वाल्व बंद करते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है, और वाल्व खोलते हैं तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी जाता है। इस तरह ये जो नीचे का जो वाल्व है वो खुलता है तो सुषुम्ना के अंदर प्राण प्रवाहित होता है। बाकी नॉर्मल कोर्स में प्राण हमारा जो है वो ईडा और पिंगला से ही चलता है, एक सामान्य साधक, क्योंकि उसकी तो सुषुम्ना ही बंद है, तो उसके अंदर तो प्राण दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो उसके अंदर जो है वो प्राण ईडा पिंगला से चलता रहता है। और हम जो जिसको इम्पल्सिस कहते हैं, तो हमारे अंदर जो इम्पल्सिस भी जो आते हैं वो भी ईडा और पिंगला से ही आते हैं, सुषुम्ना से तो वो आ ही नहीं सकते। अब जिस साधक ने नीचे का सुषुम्ना का वाल खोल लिया, उसका ऊपर का वाल बंद हो जाता है। अब ऊपर का वाल क्या है और कहाँ है? ऊपर का वाल जो है वो तालुका, मतलब ब्रेन का पीछे का जो हिस्सा है उसको तालुका कहते हैं, और तालुका के साथ में ये वाल जुड़ा हुआ होता है। अब नॉर्मल कोर्स में जब नीचे का वाल बंद होता है और ऊपर का खुला होता है तो इम्पल्स जो है वो ब्रेन में चला जाता है और उससे विचार बनते हैं। अब जो साधक है या योगी है उसको तो क्या करना है? विचारों को बंद करना है, उसको तो चित्तवृत्ति का निरोध करना है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि अगर वो ऊपर का वाल को बंद कर देगा तो जो सुषुम्ना में प्राण तो प्रवेश हुआ है पर वो ब्रेन में नहीं जाएगा, पर साइड की चैनलों से वो फिर आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में आके बाहर निकल जाएगा। तो एक पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है और उसके दौरान विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। और साधना जो है, रियल साधना है, उसके अंदर तो यही चीज़ होनी चाहिए कि भाई विचार बंद हो गए हैं अभी, और विचार बंद होते हैं तब वो साधक जो है वो चित्त की गहराई के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि विचार अपने आप में एक डिस्टर्बेंस है। हम चाहे विचारों को सामान्य भाषा में या सामान्य जगत में तो हम इसको बहुत महत्व देते हैं, विचार शक्ति की भी बातें करते रहते हैं, वो सब ठीक है, पर साधक के लिए तो न विचार होना अंदर, तभी वो अंदर जाके डुबकी लगा सकता है। इसीलिए उसको ये पूरी साधना की प्रक्रिया करनी पड़ती है, नीचे का वाल खोलना पड़ता है, प्राण को ऊपर आने देना पड़ता है, पर उसको ब्रेन में प्रवेश नहीं करने देना है। उसको बाजुओं की हमारे जो मस्तिष्क है उसमें साइड की जो चैनल है वहाँ से वो आगे चला जाता है। तो इस तरह जो साधक है उसके अंदर इतना सारा काम करना पड़ता है कि सुषुम्ना को, अभी नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर जो इम्पल्स आते हैं तो ईडा और पिंगला से आके क्या होता है कि वो तालुका का वाल तो खुला है तो वो सीधा तालुका के अंदर से वो जो मेमोरी पैटर्न पड़ी है या मेमोरी 3A और 3B के अंदर जो पड़ी है वहाँ से वो ले लेता है और फिर ब्रेन के ऊपर के हिस्से से आगे जाके रजिस्ट्रेशन एरिया या जिसको हम IESM केंद्र कहते हैं वहाँ आता है और विचार बना लेता है। एक बार विचार बन गया तो फिर बात खत्म हुआ। साधक का लक्ष्य तो चित्तवृत्ति निरोध है और यहाँ तो वृत्ति बन गई यहाँ आके, तो ये लक्ष्य उसका कंप्लीट नहीं होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया वाल की, इसको इस तरह उसको आना चाहिए, खोल बंद करना आना चाहिए। जब नीचे का वाल वो खोलता है, ऊपर का बंद करता है और साइड में से इम्पल्स बाहर निकल जाता है, विचार बनता नहीं है। तो इस तरह करने से ही समाधि लगती है या गहरी साधना ऐसा ध्यान की स्थिति बनती है। तो ये सब साधक को अपने गुरु से सीखना पड़ता है, और बाहर का गुरु कुछ बताता है, बाद में अंदर का गुरु ये सब बताता है, और इस तरह साधना आगे चलती है। Nor for the mid-brains
इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ वाइटल एनर्जीज। अब हमने आगे जो माइंड और ब्रेन के 4 सेक्शन देखे थे, तो जो मिड ब्रेन का एरिया है उसके अंदर जो ब्रेन 3 और 4 जो है, ब्रेन एंड माइंड 3 और 4 जो है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, वो इस एरिया में आता है, मिड ब्रेन के अंदर आता है। तो उसका भी डेवलप नहीं होता है जब तक ये प्राणायाम की प्रक्रिया या ये इस तरह की स्थिति नहीं बनती है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक ये 3 और 4 सेक्शन जो है वो भी काम करना चालू नहीं होता है उसका। और जो वाइटल एनर्जीज है उसका भी पुनरुत्थान उत्पादन जो है वो उत्पादन नहीं होता है। कुछ वाइटल एनर्जीज अंदर होती है, जैसे कि एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कीमती एनर्जी है, उसकी आगे बात आएगी, हम देखेंगे। तो ऐसी एनर्जीज का बनना आगे जाके बहुत ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे करके डिवाइन फ्रेगमेंट, अपना आत्म तत्व है, उसकी ओर वो जा सकता है, विच ऑल्सो कैन नॉट टेक प्लेस। तो इतना प्रत्याहार के स्टेज के अंदर, प्रत्याहार होने के बाद में प्राणायाम होता है, और ये सारी जो क्रिया हमने देखी, ये सब धीरे धीरे करके एक के बाद एक होता है। अब आगे कहते हैं, जस्ट एज फॉर ब्रीदिंग वी हैव द लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रियल्स, सो फॉर प्राण इंटेक आर 2 important nadis or nerve in the primary body. The left one is ida and the right one is pingla. Refer to the diagrams. उन्होंने डायग्राम के अंदर ये ईडा पिंगला कहाँ है, सुषुम्ना के ऊपर वो एक घूमती हुई ऊपर चली जाती है, इसे डायग्राम में बताया है। और यहाँ कहते हैं कि जो लेफ्ट हमारा नोस्ट्रियल है, जैसे 2 नोस्ट्रियल के 2 पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट, इसी तरह हमारे अंदर 2 नाड़ियाँ हैं, वो उनसे कनेक्टेड है। तो लेफ्ट जो है उसको ईडा कहते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रियल से के साथ कनेक्टेड है, उसको ईडा कहते हैं। और राइट नोस्ट्रियल के साथ जो कनेक्टेड है इंटरनली, उसको पिंगला कहते हैं। अब समझने की बात ये है कि नोस्ट्रियल जो है वो तो हमारा फिजिकल है, जिसको हम नाक कहते हैं। अब वो अंदर से कहीं कोई पॉइंट के ऊपर उसका जो है वो एस्ट्रल का कनेक्शन हो जाता है। तो फिजिकल के अंदर तो हम जानते हैं नाक है, उसके बाद में ये सब श्वास नली अंदर आती है, फिर लंग्स आते हैं, तो हवा जो लेते हैं उस तरह जाती है। पर कोई पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ से ये इसके साथ में एस्ट्रल का कनेक्शन हो जाता है कहीं से नोस्ट्रियल के अंदर, और उसके अंदर ये ईडा और पिंगला का उसके अंदर होती है। मतलब ईडा और पिंगला का फिजिकल और एस्ट्रल का यहाँ कोई पॉइंट के ऊपर कनेक्शन हो जाता होगा, क्योंकि फिर जो प्राण जो है वो, क्योंकि प्राण के लिए ईडा पिंगला है और श्वास के लिए हमारा नोस्ट्रियल और श्वास नली वगैरह है। The majority of prana goes to Muladhara center, where the energies of life and awareness are generated, and some 10% of the prana reaches Swadhisthana center and generates the 3rd grade of the energy of the essence of consciousness. अब ये यहाँ इम्पोर्टेंट जो एनर्जीज है उसके बारे में बताते हैं। पहले वो कहते हैं कि जो प्राण जो नीचे पहुँचता है और वो मूलाधार के अंदर जब एंटर होता है, तो उस समय वहाँ 2 एनर्जी जनरेट होती है, उसको लाइफ और अवेयरनेस कहते हैं। और ये प्रक्रिया जन्म के समय से ही चालू होती है और मृत्यु तक रहती है। क्योंकि देखो, लाइफ एक रूप से देखे तो लाइफ हमारे अंदर आती है ना। जन्म होता है, बच्चा पहला श्वास लेता है, तो क्या होता है, उसके अंदर लाइफ आई। अब लाइफ आई तो इसका जीवन चालू हुआ, इसीलिए इसको लाइफ एनर्जी कहते हैं। और दूसरी अवेयरनेस की एनर्जी आती है। अवेयरनेस जो है वो अपने आप में एक एनर्जी है, ये पहली बात समझनी चाहिए। हम जब अवेयरनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोग न जाने कौन सी कल्पनाओं में घुस जाते हैं कि भाई शरीर को इस तरह रखो, इसको माइंड इस तरह होना चाहिए, तो ये अवेयरनेस है वगैरह वगैरह। अवेयरनेस जो एक एनर्जी है और हमेशा निरंतर वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा और जब प्योरिफिकेशन बढ़ता है, तो ये लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी जो है वो भी प्योर होती है, और उसके द्वारा हमारी लाइफ जो है, तो लाइफ का जो प्रवाह अंदर आता है, तो वो लाइफ के अंदर एक रिचनेस आती है। वो व्यक्ति की लाइफ जो है
रिच रिच इन सेंस कि वो व्यक्ति के अंदर पूरी सब तरह का निखार आता है उसके अंदर, वो ऐसी एक लाइफ उसकी बनती है। और दूसरा इसकी अवेयरनेस को अंदर लेने की इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि ये लाइफ एंड अवेयरनेस आफ्टर ऑल तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये तो एनर्जी है और वो प्रकृति के अंदर पड़ी है, एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ी है, उसको ये मूलाधार को उसको सक करना पड़ता है या 5 इंद्रियों से उसको अंदर लाना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया तब होती है जन्म की शुरुआत से, और लाइफ खत्म होती है तब तक ये प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। पर नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति का जो है उल्टा होता है कि लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो कम होती जाती है। इसलिए हम देखते हैं ना कि जो व्यक्ति उम्र वाली है, बुद्धि व्यक्ति है, उसके अंदर लाइफ का फोर्स नहीं होता है, उसकी अवेयरनेस भी कम हो जाती है, उसका सब मूवमेंट वगैरह सबका सब कम हो जाता है। पर जो साधक है अगर वो सही ढंग से साधना करता है तो चाहे इसकी उम्र बढ़ती हो फिर भी, क्योंकि ये तो एक एनर्जी है और अगर उसको एनर्जी को सक करना आ गया तो चाहे उसकी उम्र बढ़ती हो फिर भी वो लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है और अपना बॉडी ब्रेन सिस्टम को ठीक ठाक रख सकता है। तो ये जो प्राण अंदर आता है वो उससे जब मूलाधार पर पहुंचता है तो पहले लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी बनती है और उसमें से सिर्फ 10% ही प्राण फिर स्वादिष्ठान के अंदर जाता है। तो मूलाधार से अंदर गया, ये बना और फिर वो ऊपर चला जाता है। पर जब उसके साथ में नॉर्मल व्यक्ति के अंदर खाली 10% स्वादिष्ठान के अंदर जाता है और एक नई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी का नाम है एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब नाम आप कातावरिया जी की किताबों में ही देख सकेंगे और कहीं आपको इस तरह के, क्योंकि उन्होंने खुद शायद ये नाम दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने सब टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी खुद ही बनाई थी। तो ये एक 3rd ग्रेड की एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस अंदर बनती है उस दौरान सामान्य व्यक्ति के अंदर। दिस प्रोसेस as does our breathing begins at birth and continues automatically and incorrectly, and also like our breathing has to be consciously corrected। तो जिस तरह जन्म होता है और पहला श्वास आया तब से जीवन चालू हुआ और अंतिम श्वास में जब श्वास खत्म होता है तब जीवन खत्म हो जाता है, इसी तरह ये जो है, ये जो एनर्जी है जो अंदर आती है वो भी ऑटोमेटिकली, पर ये दोनों चीज़ इनकरेक्ट है। हम जो श्वास लेते हैं वो भी गलत है और ये जो एनर्जी अंदर आती है उसको भी, वो भी इनकरेक्ट है और दोनों को कॉन्शियसली करेक्ट करना पड़ता है। तो श्वास के लिए तो हमारे पास 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है, वो जितना हम करते जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग, हमारा श्वास जो है वो करेक्ट होता जाता है। उसके साथ तो फिर हमारे अंदर ये जो लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी बनना या फिर एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बनना, ये सब भी धीरे धीरे करके इसमें भी करेक्शन आता है, वो भी करेक्ट होती जाती है। तो 3SR भी दोनों के लिए, ब्रीदिंग को करेक्ट करने के लिए भी है और अंदर लाइफ और अवेयरनेस की ऊर्जा को ठीक ठाक करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी है। Not until a person is biologically whole will 50% of prana intake be diverted to Swadhisthana, and when this is achieved, the 1st grade of energy of the essence of consciousness is generated, and the emotional, mental and sex energies refined and sublimated। अब ये साधना अगर करता है, जैसे अभी हमने बात की कि भाई 3 स्टेप इसका अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा कि पहले तो स्वादिष्ठान के अंदर खाली 10% ये प्राण जाता था, अब क्या होगा कि वो 50% तक स्वादिष्ठान के अंदर चला जाएगा और इतना होता है तो उसके अंदर फिर 1st ग्रेड की एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बननी चालू हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर 3rd ग्रेड के फिर 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तक में अगर ये एनर्जी बननी, क्योंकि ये एनर्जी का एक काम ही पुल का काम है या ब्रिज का काम है। वो हमारे जो कॉन्शियसनेस है या हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट है, डिवाइन फ्रेगमेंट की कॉन्शियसनेस है, उसके साथ जोड़ने का काम ये एनर्जी ही कर सकती है। तो ये एनर्जी बहुत कीमती है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्टेज है वो नेगेटिव इमोशंस के अंदर होता है।
जैसे कि तावरिया जी कहते थे ना कि भाई आपने 6 महीना साधना की और एक बार गुस्सा किया तो आपकी 6 महीने की साधना खत्म। तो किस माने में ये कहते थे? ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस का जो इकट्ठा होती है, 6 महीना आपने किया तो एक एक ड्रॉप जितना खाली वो इकट्ठा होती है। और फिर 6 महीने के अंदर हम 6 महीने तो क्या, हम तो 6 दिन तक भी गुस्सा करना ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने जब भी गुस्सा कर लिया तो वो 6 महीने की जो एनर्जी हमने बनाई थी वो एक उसी समय वो निकल जाती है। ये वो जो बात कर रहे थे वो ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की, कि वो इतनी धीरे 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 इकट्ठा होती है और फिर हम इसको बहुत जल्दी गंवा देते हैं। इसीलिए खास साधक के लिए ये कहा जाता है कि भाई डोंट एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशंस। इमोशंस जो है वो नेगेटिव नहीं बनने चाहिए, और जो नेगेटिव है वो निकलने नहीं चाहिए, वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर देना चाहिए। और जब ये फर्स्ट ग्रेड ऑफ एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बनती है, उसके साथ साथ में इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और सेक्स एनर्जी भी रिफाइन होती है और सब्लिमेटेड होती है, मतलब उत्कृष्ट होती जाती है। ये सब एनर्जीज जो है वो एक तीनों, इमोशनल, मेंटल एंड सेक्स एनर्जी, सब का प्योरिफिकेशन होता है, उत्कृष्ट रूप में वो होती रहती है। नाउ दिस first grade energy of essence of consciousness can form a link or bridge between awareness of body, mind, senses and pure consciousness of the divine fragment। अब वो क्या करता है, ये अगर फर्स्ट ग्रेड की बन गई तो कितना फायदा होता है कि हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेस है वगैरह जो है, वो डिवाइन फ्रेगमेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ में वो जोड़ने का काम करते हैं। तो एक ब्रिज बनाने का काम यही एनर्जी कर सकती है। अब हम डिवाइन फ्रेगमेंट का कांटेक्ट क्यों नहीं कर सकते? लोग तो ऐसी कल्पना करते हैं और बातें भी करते रहते हैं कि भाई हम तो डिवाइन फ्रेगमेंट के संपर्क में हैं, डिवाइन फ्रेगमेंट का गाइडेंस हमें, किसी ने अपने तो यूट्यूब पर लिखा था कि मुझे तो डिवाइन फ्रेगमेंट का गाइडेंस मिल रहा है। तो ये जब तक आदमी को कुछ पता ही नहीं कि अंदर क्या क्या करना पड़ता है, तब तक ऐसा लोग कल्पना के अंदर बने रहते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड की जब एनर्जी बनती है, एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तब जाके वो जो डिवाइन फ्रेगमेंट है उसकी कॉन्शियसनेस का टच होता है, उसके साथ में वो लिंक होती है, वो ब्रिज का काम ये एनर्जी करती है। तो ये एक बात और समझनी है कि हमारे अंदर तावरिया जी की सिस्टम के मुताबिक दो ही चीज़ है मेनली, कि एक जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट है और दूसरा जो है बॉडी ब्रेन सिस्टम। और बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर शरीर है, मन है, आत्मा, शरीर है, मन है, हमारा एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, जो कुछ है आत्मा के अलावा जो कुछ है वो उसको तावरिया जी बॉडी ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो है वो ये जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है या डिवाइन फ्रेगमेंट है। या फिर यहाँ इसमें ही पर्पज ऑफ बर्थ डेथ में एक उन्होंने चैप्टर लिखा है, उसमें इसको कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। कंप्यूटराइज ये पूरा जिसको हम बॉडी ब्रेन सिस्टम कहते हैं वो एक कंप्यूटराइज एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कि एनर्जी से अपने आप में चलता है। जैसे कि कंप्यूटर अपनी कोई इलेक्ट्रिक की एनर्जी उसको सप्लाई कर दो तो कैसे चलता है, इस तरह। पर डिवाइन फ्रेगमेंट आत्म तत्व वो अंदर एक भिन्न वस्तु है। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम और डिवाइन फ्रेगमेंट, ये दो चीज़ भगवान ने हमें दी है। पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच में अभी ब्रिज नहीं है, लिंक नहीं है। और जैसे जैसे साधना बढ़ती है आगे और ये फर्स्ट ग्रेड की जब एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बनती है, तब जाके वो ये लिंक बनती है और व्यक्ति को डिवाइन फ्रेगमेंट की कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। Let it be clear that pure or cosmic consciousness is not an energy, it is indescribable। तो प्योर कॉन्शियसनेस जो है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है, वो कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। वो हकीकत में अस्तित्व में वो अपने आप में एक इसको कुछ कह नहीं सकते, उसको एंटिटी भी नहीं कह सकते, कुछ अपने आप में एक है जो चीज़ है जिसको क्योंकि आत्मा, उसको हम क्या कहेंगे, न उसको तत्व कह सकते हैं, न शरीर कह सकते हैं, न मन कह सकते हैं। आत्मा आत्मा ही है बस, उसके लिए और कुछ नहीं कह सकते। तो ये प्योर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है
वो कोई ऊर्जा भी नहीं है, कोई ये भी नहीं है, और इसीलिए वो उसका कोई वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। बट ओनली नाउ इज अवेयरनेस कॉन्शियस ऑफ प्योर कॉन्शियस अवेयरनेस, द डिवाइन फ्रेगमेंट। अब जो है ये स्टेज के ऊपर साधक आता है तो वो एक जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसके प्रति अवेयर हो जाता है, उसके अंदर एक अवेयरनेस आती है कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या है। अब ये हमारे लिए तो अभी तो ये सब शब्द ही है, पर जब साधक ये स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो इसकी अवेयरनेस से उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसका अनुभव कर सकता है, उसको डिस्क्राइब भी करना मुश्किल है या पॉसिबल ही नहीं है। द डिवाइन फ्रेगमेंट, बट दिस मस्ट नॉट बी जस्ट ए मेंटल ग्रास्प बट एन एक्सपीरियंस। तो ये कोई मानसिक ख्याल नहीं है, मानसिक रूप में उसका कुछ सोचना नहीं होता कि प्योर कॉन्शियसनेस ऐसी होगी या वैसी होगी। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको अपने आप में उसका अनुभव होगा, और वही हमारे लिए एक प्रूफ है, वो एक एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। उसका खाली मेंटल ख्याल वो उससे कोई फायदा नहीं है। द हायर स्टेजेस ऑफ साइंटिफिक योगा लीड टू दिस एक्सपीरियंसेस। तो जैसे जैसे आगे की साधना होती है, धारणा ध्यान समाधि होती है, तब ये इस तरह के अनुभव अंदर होते जाते हैं, और फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या है उसका भी अनुभव साधक कर लेता है। द एनर्जी ऑफ लाइफ एंड अवेयरनेस एट मूलाधार इज कूल, बट द एनर्जी ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एट स्वादिष्ठान इज हॉट। अब ये जो है वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर क्या है इसकी बात करते हैं कि एस्ट्रल बॉडी के अंदर मूलाधार जो है, मूलाधार के अंदर एक ठंडक की एक कूलिंग इफेक्ट महसूस होती है, और स्वादिष्ठान के अंदर एक हॉट माने गर्म एक अनुभव होता है। पर ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये एस्ट्रल की बात है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, और ये जो मूलाधार में कूल और स्वादिष्ठान में हॉट। अब मूलाधार जो है वो किस नाड़ी के साथ कनेक्टेड है? ईड़ा नाड़ी के साथ, और स्वादिष्ठान किस नाड़ी के साथ? पिंगला। तो जो ईड़ा नाड़ी निकलती है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मूलाधार से कनेक्टेड है, और पिंगला नाड़ी जो कनेक्शन है वो जो बिगिनिंग इसका है वो स्वादिष्ठान नाड़ी से है। तो ये एक्चुअली तो कूल और हॉट की फीलिंग वहाँ होती है, पर इसीलिए कई लोगों ने ऐसा जोड़ दिया कि भाई ये दाहिनी बाईं ओर से श्वास लेते हैं, ईडा से श्वास लेते हैं तो वो ठंडक पैदा करेगा, और जब राइट से या पिंगला से श्वास लेते हैं तो वो गर्मी बॉडी में क्रिएट करेगा। ये एक मिथ्या मान्यता बन गई, और कई किताबों के अंदर आप देखोगे ना तो उसमें भी यही सब लिखा है कि यहाँ से श्वास आपको ठंडक लेना है तो ये बाएं नाक से या ईडा से श्वास लो, और आपको गर्मी पैदा करनी है तो राइट नोस्ट्रियल से लो। ये हकीकत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो चीज़ है वो मूलाधार और स्वादिष्ठान के अंदर एस्ट्रल के अंदर घटित होती है। और साधक की जब एनर्जी बढ़ती है, अवेयरनेस की एनर्जी जब बढ़ती है, तब वो ये इस प्रकार की फीलिंग ले सकता है। जब लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी अंदर आती है तो उसको इस प्रकार की फीलिंग आती है। फिर यहाँ किसी का कोटेशन उन्होंने लिया है, ओ ईश्वर, ओ सुप्रीम गॉड, एक्सप्लेन टू मी द इनर मीनिंग नोन टू thee. There are two breathings which arise from the vital energies. Why is one breathing cool and the other hot? तो ये एस्ट्रल के अंदर जो प्राण चलता है, इसकी यहाँ बात है कि एस्ट्रल के अंदर जो प्राण चलता है उसमें जो मूलाधार से प्राण चलता है वो कुल है, और स्वादिष्ठान जो प्राण चलता है वो होत है। पर ये फिजिकल श्वास की बात नहीं है, फिर से ये समझ लेना जरूरी है। यहाँ कोटेशन तो खत्म होता है, आगे लिखते हैं, दिस लेटर एनर्जी आफ्टर बीइंग जनरेटेड इज रीडायरेक्टेड टू मूलाधार, एंड दिस एनर्जीज फ्लो टुगेदर नॉट एज ए continuous stream but as packages और puffs और क्वांटा। अब ये दोनों एनर्जी जो है वो लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी जो है, जो मूलाधार के साथ में आई हुई है मूलाधार तक, वो एनर्जी फिर और इसके साथ में स्वादिष्ठान के अंदर ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब मिलके फिर वो आगे बढ़ती है
और वो आगे बढ़ती है, पर वो स्ट्रीम जैसा नहीं है, एक झील जैसा या एक प्रवाह जैसा नहीं होता है, पर पैकेजेस जैसा होता है। पैकेज या पफ, जैसे कि धुआं का कैसा एक पैकेज होता है, छोटे छोटे धुएं के आपने देखे होंगे, जैसे गुब्बारे कैसे होते हैं, ऐसे धुआं के छोटे छोटे, और बड़े होते हैं उसको हम बादल कहते हैं कि धुआं का बड़ा बादल, पर एकदम छोटे छोटे यहाँ उसको एक फील होता है कि यहाँ एस्ट्रल के अंदर इस तरह के छोटे छोटे पैकेजेस बन जाते हैं ये एनर्जी से। एट मूलाधार द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन takes place and at स्वादिष्टान the process of fission takes place। ये फ्यूजन और फिजन क्या है? फ्यूजन जो है वो संयोजन की प्रक्रिया है और फिजन है वो विभाजन की प्रक्रिया है। तो मूलाधार के अंदर जो एनर्जी अंदर सब इकट्ठा होती है, लाइफ, अवेयरनेस वगैरह की, तो यहाँ फ्यूजन होता है एनर्जी का, और फिर स्वादिष्टान के अंदर उसका फिजन हो जाता है, उसका वो अलग हो जाती है और अलग होके वो काम करती होगी। वो इसमें क्लियर बताया नहीं है कि वो फ्यूजन और फिजन में किस तरह वो काम करती है। वी हैव एज येट नो आइडिया ऑफ एटॉमिक फ्यूजन एंड फिजन दो वी मे थिंक वी नो। तो ये बाहर भी, ये अंदर की प्रक्रिया तो और जटिल है। जब बाहर ही पता नहीं है तब अंदर का तो कैसे पता लगेगा। बाहर जो एक एटम होता है, एक अणु होता है, उसका जो संयोजन और विभाजन ये लोग लैब में प्रयत्न करते हैं और उसमें से एटॉमिक एनर्जी क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, एटम बॉम्ब बनाते हैं, ये सब करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक्चुअल क्या है वो तो किसी को पता नहीं है। वो लोग प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग में ऐसा कुछ कर भी सकते हैं, पर हकीकत में वो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है, पर ऐसा है नहीं। How this generation could be silent, non-destructive and highly exhilarating. Not in the next 10,000 years will our science approach this level of technical perfection. अब ये जो एस्ट्रल के अंदर ये जो होता है फ्यूजन और फिजन होता है, तो उसमें क्या साधक का अनुभव होता है? जब ये एनर्जी जनरेट होती है तब वो एकदम साइलेंट एनर्जी होती है, वहाँ कोई खलबली नहीं होती है, और वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, वो कोई नुकसानकारक या कुछ उससे कुछ विनाश नहीं होता है, और हाईली एक्सिलरेटिंग, और वो आनंदप्रद है, उसे एक अंदर एक मौज आ जाती है, इस तरह की है। पर ये जो साधक अनुभव कर सकता है उसका साइंस 10,000 साल के बाद भी ये टेक्निकली किस तरह अंदर होता है उसका वो साइंस समझ नहीं पाएगा, उसका अप्रोच नहीं कर पाएगा। अभी 1-2 मिनट में ब्रेक होगा, फिर से मिलेंगे, तो तब तक पढ़ते हैं। टुगेदर विद दिस एनर्जी ऑफ लाइफ एंड अवेयरनेस द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ग्रेड ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टेड थ्रू द लोअर एंड ऑफ द सेंट्रल स्पाइनल कॉलम। तो सेंट्रल स्पाइनल कॉलम के अंदर क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। तो सुषुम्ना नाड़ी का जो लोअर पार्ट है, नीचे का हिस्सा है, वहाँ ये जो एनर्जी बनी, फर्स्ट ग्रेड की एनर्जी बनी, उसको उस और डायरेक्ट किया जाता है। और ये इसके साथ में टुगेदर विद द एनर्जी ऑफ लाइफ एंड अवेयरनेस, ये सब एक साथ में, लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी, एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब मिलके फिर सुषुम्ना, क्योंकि अभी साधक ने सुषुम्ना का नीचे का द्वार जो है वो खोल दिया है, तो अब नीचे की ओर जाएगी और वहां से सुषुम्ना में प्रविष्ट होगी ये एनर्जी। दिस सेंट्रल पैसेज सुषुम्ना इज इन बिटवीन ईडा एंड पिंगला विच वाइंड्स अराउंड इट। तो ये एक वाइंडिंग है, ये सुषुम्ना के ऊपर आप डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे उसके ऊपर वाइंडिंग होती, ये ऊपर की ओर जाती है। सुषुम्ना के ऊपर ईडा और पिंगला का वाइंडिंग होता है, और जैसे पहले हमने देखा इस तरह एस्ट्रल बॉडी के अंदर ये जो इम्पल्स आता है और नॉर्मल कोर्स में वो ईडा पिंगला से जाता है, जब सुषुम्ना खुलती है तो फिर वो सुषुम्ना से भी ट्रैवलिंग करता है।
This central passage Sushumna is in between Ida and Pingala, which winds around it. The major vital block or valve, which for eternity was in closed position, is now consciously open and the energies are made to rise in the central passage Sushumna. तो जैसे हमने आगे भी बात की थी कि भाई ये जो है सुषुम्ना का नीचे का वाल वो जन्मों जन्म से बंद पड़ा हुआ है, इटर्निटी से बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है और वो साधना करते करते उसको खोलना पड़ता है और फिर ये जो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, फिर सुषुम्ना से प्राण का वहन चालू हो जाता है। तो उसको कॉन्शियसली ओपन करना पड़ता है, फिर एनर्जी ये सुषुम्ना से ऊपर बहने लगेगी। The other major block or wall at Taluka, the base of the brain, which for eternity has been in open position, is now closed consciously. तो हमने आप पहले ही देखा था कि ये दोनों जो है वो टू वे स्विच जैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए जब एक वाल बंद होता है तो दूसरा खुला होना चाहिए। तो अभी सुषुम्ना का नीचे का वाल जो है वो खुल चुका है, इसलिए फिर तालुका के नीचे का तालुका के साथ में जो वाल है वो बंद हो जाता है। और आगे हमने बात अभी अभी की थी कि भाई क्योंकि अभी हमें ये जो है वो एनर्जी को ब्रेन के अंदर नहीं दाखिल होने देनी है, उसको वो बाईपास हो जाने देनी है। तो बाईपास करने के लिए ये वाल को बंद करना पड़ता है। तो नीचे का वाल साधक खोलता है, ऊपर का वाल बंद हो जाता है और एनर्जी फिर राइज होती है सुषुम्ना में और वो साइड की चैनलों से होके आगे निकल आती है। विचार कोई बनता नहीं है और एक प्योर परसेप्शन जिसको कहते हैं, प्योर परसेप्शन होता है। This is automatically so because both these major valves work like a two-way switch. If one is open, the other remain closed. This conscious operation is possible due to spiritual will being generated with the first grade of energy of the essence of consciousness. तो ये स्पिरिचुअल विल अब तक में जन्म चुकी है, एक संकल्प शक्ति। साधक अंदर संकल्प करता है कि अब मुझे ये वाल खोलना है और इसको बंद कर देना है। जब वो साधक नॉर्मल लाइफ के अंदर होता है, वो क्योंकि साधक हाउस होल्डर है तो उसको और ड्यूटी भी करनी पड़ती है। उस दौरान क्या होता है कि वो ऊपर के वाल को खुला रखता है और नीचे के वाल को बंद कर देता है। तो उसके अंदर भी जो है कभी कभार वो बीच में सुषुम्ना को भी खोल देता है, पर नॉर्मली वो इम्पल्सिस ये ईडा पिंगला से जाते हैं ताकि वो ब्रेन में जाए और उसको भी विचार की कुछ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाह्य जगत वो जो देखता है उसके प्रति भी उसका ध्यान होना चाहिए। इसीलिए जब साधक नॉर्मल कोर्स में होता है तब ये ऊपर का वाल को खोल के रखता है और नीचे का बंद कर देता है। पर जब ये स्पिरिचुअल विल उसके अंदर डेवलप होती है तभी ये हो कर सब पाता है, क्योंकि ये हम तो कुछ अभी इसका कुछ हम कुछ उसको समझ ही नहीं सकते, या हमें ये कोई हमारे पास ऐसा है नहीं कि भाई इसको खोलो और इसको बंद करो, और वो कहाँ है वो भी हम तो इसके खाली इमेजिनेशन कर सकते हैं। पर जब इतना काम हो जाता है, एस्ट्रल बॉडी का पूरा परिचय हो जाता है, तब ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। ऑल दिस इज स्टिल ओनली अर्ली प्रत्याहार स्टेज लीडिंग टू द एडवांस प्रत्याहार स्टेज। लोग देखो, ये तो अभी इतना सारा हो गया, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी, फिर भी कहते हैं कि ये तो प्रत्याहार का अर्ली स्टेज है, शुरुआत का भाग है, और वही ऐसा होने के बाद में वो एडवांस प्रत्याहार बनेगा। तो एडवांस प्रत्याहार बनने के लिए ये सारा सब होना जरूरी है। मतलब कितनी हम ऐसे बात में तो कह रहे थे हमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा ध्यान में डूब जाएंगे या मेडिटेटिव एटीट्यूड बना लेंगे, पर जब ये सब पढ़ते हैं, और ये पढ़ने का प्रयोजन ही ऐसा है, यही है कि भाई हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब एनर्जी के ऊपर हम काम कर पाएंगे, या अंदर की नाड़ियों को खोल पाएंगे, स्पिरिचुअल विल को डेवलप कर पाएंगे, और फिर उसके मुताबिक हम
साधना कर पाएंगे। तो ये प्रिपरेशन में ये बहुत लंबा समय जाता है। उसके बाद में ये जो रियल धारणा ध्यान समाधि जो है एडवांस योग है वो तो बाद में चालू होता है। और लोग ऐसा समझते हैं कि थोड़ा समय ये सब कर लिया तो हम शुरू हो जाएंगे या सब कर लेंगे। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसके लिए बहुत लंबा समय और परसिस्टेंटली ये सब करना पड़ता है। यम नियम का पालन, मतलब जी जो तावड़िया जी ने बताया इस प्रकार के ये सब करना पड़ता है, तब जाके कुछ ये चीज़ बन सकती है। Unless a disciple is thus ready, he is not an accepted disciple and no oral instructions are ever given. अब ये दूसरी बात भी यहाँ इम्पोर्टेंट बात आ गई कि ये इतना ये करता है तब जाके वो एक्सेप्टेड डिसाइपल बनता है, उससे पहले नहीं। तो हम किसी बड़े महापुरुष को गुरु हम मन से मान सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भी हमें एक्सेप्टेड डिसाइपल के रूप में पसंद कर लिया है या मान लिया है। क्योंकि जब तक हम ये स्टेज के ऊपर पहुंचते नहीं हैं, तब तक गुरु हमें एक्सेप्टेड डिसाइपल के रूप में नहीं लेते हैं। वो डिसाइपल हम इसके हो सकते हैं, हम उनको गुरु मान सकते हैं और उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न भी कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, सब कुछ होगा। पर एक्सेप्टेड डिसाइपल होना भी कितना एडवांस स्थिति है ये इसे हमें पता चलता है। और जब एक्सेप्टेड डिसाइपल होता है तब उसको ओरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई अभी तुम्हें आगे ये करना है, आगे वो करना है, अंदर प्रत्याहार के अंदर क्या करना है वगैरह। तो इतना ये सब एडवांस चीज़ें हैं। ऑब्जर्व पॉइंट 1 and 2। 1 and 2 मतलब मूलाधार स्वादिष्ठान, द रीजन ऑफ मूलाधार एंड स्वादिष्ठान इन द एस्ट्रल बॉडी इन डायग्राम 3ABC। तो यहाँ ये किताब जिसके पास होगी उसके वो लोग इनके पीछे डायग्राम दिए हैं और डायग्राम का भी वो स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ ये डायग्राम पीछे दिए, उसमें मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र बताए हैं उन्होंने, और उसके बीच में एक प्रकार का कनेक्शन बताया है। 1 और 2 के बीच में एक एरो बताया है, 1 से 2 और 2 से 1, क्योंकि प्राण जो है वो मूव इस तरह होता है, 1 से 2, 2 से 1। As a first step on the journey, the energies are directed from here up to the level of Manipur chakra or center, point 4, in the central canal and the primary body. अब साधक को शुरुआत करनी पड़ती है ये मूलाधार स्वादिष्ठान में प्राण को रोटित करने का, जैसे तावड़िया जी ने हमें भी बताया है योग सूत्र के अंदर कि भाई इस तरह प्राण को मूव करो, मूलाधार से स्वादिष्ठान में ले जाओ, स्वादिष्ठान से मूलाधार में, इस तरह जैसे इंग्लिश में 8 होता है इस तरह इसकी मूवमेंट करते रहो। और फिर इस तरह की मूवमेंट करते करते आगे जाके फिर मणिपुर चक्र तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो कि सुषुम्ना के अंदर, सेंट्रल कैनाल मतलब सुषुम्ना के अंदर, वो पॉइंट नंबर 4 के रूप में डायग्राम में बताया है। द अदर मेजर सेंटर near Manipur, touching it so as to appear as one, but in fact a separate and distinct center is Kundali. Point number 3. Though separate, they are together known as the solar plexus area. अब कुंडली एक दूसरा चक्र की यहाँ बात करते हैं, वो भी हम कोई किताबों के अंदर नहीं देखते हैं, ऐसा नॉर्मल कोर्स में हम जो देखते हैं उसके अंदर ये सब नहीं होता है। मूलाधार स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर बताते हैं, फिर सीधा अनाहत वगैरह ऊपर के चक्र। यहाँ तावड़िया जी ने ये एक एक्स्ट्रा कुंडली नाम का, नॉट कुंडलिनी बट कुंडली, ये कुंडली नाम का एक छोटा सा चक्र मणिपुर चक्र के पास में ही होता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों एक ही है, पर हकीकत में वो सेपरेट होते हैं। और ये पूरा एरिया को सोलार प्लेक्सिस कहा जाता है कि सोलार प्लेक्सिस के अंदर ये मणिपुर भी है और कुंडली भी है। दिस एरिया, द मणिपुर चक्र, इज ए सेंटर ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट एंड हैज टू बी टोटली क्लींस ऑफ ऑल साइकिक नेचर। ये हमारे अंदर जो पशुजन्य जो संस्कार है, क्योंकि इवोल्यूशन में हम तो कोई पशु से नहीं आते हैं, चाहे वो साइंस में कुछ ये सब बात आती हो
कि बंदर से हम आए हैं वगैरह वगैरह, पर योग नहीं मानता है इस तरह का इवोल्यूशन का। योग तो जो है वो इवोल्यूशन को अलग रूप से देखता है। तो जब फिर भी ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट जो है हमारे अंदर, क्योंकि प्रकृति के अंदर है तो वो हम भी प्रकृति का हिस्सा है, इसीलिए ये मणिपुर चक्र ने ये सारी चीज़ें पहले से ही पकड़ के रखी है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये एनिमल इंस्टिंक्ट हमेशा रहती है, पर इसको साफ करना पड़ता है। और ये यही इसको ही साइकिक नेचर या लोअर साइकिक नेचर भी कहते हैं। ये लोअर साइकिक नेचर के अंदर ये जो सब एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, जो लोअर प्रकृति का एक हिस्सा है, उसको ये प्राण से, साधना से क्लींस करना पड़ता है। ऑल मेमोरी पैटर्न्स pertaining to this center are to be destroyed, obliterated like pest control by the rising energies। तो ये एरिया के अंदर ये जो मेमोरी पैटर्न, ये जिस प्रकार की एनिमल इंस्टिंक्ट की मेमोरी पैटर्न इसमें पड़ी हुई है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उसका नाश करना पड़ता है और उसको ऑब्लिटरेट कर देना पड़ता है, मतलब उसको मिटा देना पड़ता है, उसका नामो निशान मिटा देना पड़ता है। जिस तरह हम पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं घर के अंदर, जब पेस्ट कंट्रोल करते हैं, जब दीमक वगैरह लग जाता है तो कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल मतलब तो कीट नियंत्रण जिस तरह हम करते हैं, इसी तरह ये मेमोरी पैटर्न को भी हमें नाश करना है। कैसे? राइजिंग एनर्जीज, बाय द राइजिंग एनर्जीज। तो ऊर्जा को जो है वो मणिपुर चक्र तक ले जाना है, मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना है, और जैसे पेस्ट कंट्रोल करते हैं इस तरह इसके अंदर की पूरी मेमोरी को साफ करना पड़ता है। दिस टेक्स सम टाइम फॉर इट अमाउंट्स टू क्लींस आउट द एजियन स्टेबल्स। અહીંયા થોડીક ये एजियन स्टेबल्स ये ग्रीक माइथोलॉजी का शब्द है, यहाँ इंटू इन्वर्टेड कोमा में ये ले लिया उन्होंने कि ये टाइम लगता है क्लींस होने में। अभी एजियन स्टेबल क्या है कि वो एक उस जमाने में ग्रीस के अंदर एक बड़े व्यक्ति के पास में ये घोड़ों के तबेले थे, अस्तबल जिसको कहते हैं, अस्तबल। तो ये घोड़े के तबेले अस्तबल जो थे वो बहुत समय से साफ नहीं किया था। तो वहाँ का जो सबसे एक मस्क्यूलर आदमी था, सबसे पहलवान जैसा आदमी था, उसको हेराकल्स कहते हैं, हेराकल्स। तो हेराकल्स ऐसा व्यक्ति था जैसे कि रोम के अंदर हरक्यूलिस हो गया, हरक्यूलिस का नाम तो सब जानते हैं, इस तरह ग्रीस के अंदर ये हेराकल्स हो गया। और उसको काम बताया कि भाई ये तुझे जो पूरा जो ये अस्तबल है जो बहुत समय से गंदा पड़ा है उसको साफ करना पड़ेगा। और इतना बड़ा ये अस्तबल था क्योंकि वो कंट्री का सबसे बड़ा आदमी था और उसने बहुत सारे कैटल्स वगैरह वहाँ रखे थे। तो फिर उसको ये हेराकल्स को वो एक तो साफ नहीं, और वो भी कुछ लिमिटेड टाइम में, 24 घंटे में या कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर ही उसको साफ करने के लिए बोला गया था। पर ये हो नहीं सकता था। पर उसको एक आइडिया, उसने क्या किया कि बाजू में से एक नदी बह रही थी और उसने क्या किया कि नदी का जो ये था, जो प्रवाह था, उसको वो उसने थोड़ा डिगिंग किया, खोद के वो प्रवाह को ये अस्तबल की ओर ले आया और पानी उस तरह इसने ऐसा बहाया कि पूरा का पूरा जो लंबा अस्तबल था वो अपने आप में साफ हो गया। और वो लिमिटेड टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसने ये सब कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये भाई अस्तबल को जिस तरह साफ करने का कितना ये था, कठिन था और कितना समय लेता, ऐसा ही ये हमारा मणिपुर चक्र है, उसको साफ करने में ये ऐसा ही जटिल है। When this Manipur center is cleansed, कुंडली सेंटर begins to work and not otherwise। अब ये कुंडली सेंटर जो है वो पॉजिटिव है और मणिपुर चक्र जो है वो ये है एंटी क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। तो मणिपुर चक्र एंटी क्लॉकवाइज है, कुंडली चक्र जो है वो क्लॉकवाइज है। पर जब तक ये साफ नहीं होता तब तक कुंडली चक्र काम करना शुरू नहीं करता है।
इसीलिए पहले मणिपुर चक्र में से एनिमल इंस्टिंक्ट को पूरी की पूरी साफ कर लेनी पड़ती है। For a prolonged period of energies are made to rise up to this point and return to 1 and 2 for regeneration। तो ये इस तरह मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर, इस तीनों के अंदर बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, ऊपर ले जानी पड़ती है, नीचे लानी पड़ती है, इस तरह। और ये तावरिया जी ने पर्पस अपने योग सूत्र के अंदर पूरा बताया है कि ये एनर्जी किस तरह काम करती है और किस तरह ये चक्र के ऊपर उसको ये एनर्जी का हम काम कर सकते हैं। द पैसेज एज वेल एज द सेंटर मणिपुर इटसेल्फ इज thoroughly cleansed and thereafter the energies themselves keep refining daily। अब पहले तो ये मणिपुर को इस तरह क्लींस कर लेना पड़ता है, बाद में जाके वो अपने आप में, क्योंकि वो फिर एक हैबिट हो जाती है तो अंदर चक्र का घूमना चालू रहता है, तो उसके कारण डेली उसका रिफाइनमेंट चालू ही रहता है। दिस इज स्टिल वन लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रत्याहार, फॉर मच वर्क हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा समय प्रत्याहार का है, जिसके अंदर ये मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर के ऊपर काम करना पड़ता है। मणिपुर में से सब ये इस एनिमल इंस्टिंक्ट को निकालना पड़ता है, कुंडली चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है। ये सब लंबा समय तक इसका प्रत्याहार का पीरियड ये चलता रहता है। और फिर आगे जाके आगे के जो स्टेजेस होते हैं प्रत्याहार का, फिर आगे का पार्ट होता है, उसके ऊपर फिर काम करना पड़ता है। तो इस तरह साधना, इसीलिए तावड़िया जी कभी कहते थे, ऐसा बोलते थे मजाक में, पर वो सही होगा, कहते थे कि भाई 200 जन्म लगेगा मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो वहाँ से हंसते हंसते बोलते थे, पर लगता ऐसा है कि भाई अगर इस तरह ही काम करना पड़ेगा तो 200 जन्म तो हो सकता है। सिवाय के साधक बहुत सीरियस है, बहुत कठिन तपश्चर्या कर रहा है और ये उसको एक लगन लग गई है, ऐसा कोई साधक है तो वो स्पीड में काम कर सकता है और इसी जन्म में भी प्रत्याहार तक पहुंच सकता है और ये सब क्लिनसिंग कर लेता है। पर जिस तरह हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, घंटे 2 घंटे कर लिया, फिर त्रिस्तिप होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इस तरह जो हमारा जो रवैया है वो एक तो क्या 5 जन्म के अंदर भी शायद ये प्रत्याहार के स्टेज पर पहुंचाए या पता नहीं। तो ये इस तरह हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमें किस तरह साधना करनी है और कैसे आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य क्या है। तो यहाँ रुकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, थोड़ा हो सके तो उसके ऊपर ज़रा मनन करना और आपका लक्ष्य क्या है फिर से एक बार तय कर लेना। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट बाकी है। कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते उमेश भाई। सर ये आपने ग्रीक वर्ड क्या बताया था, एंशिएंट? ये एजियन स्टेबल्स इसको ऐसे कहते हैं। एजियन स्टेबल मतलब कि जो एजियन जो थे वो जो ग्रीस का एरिया था उसमें ये वो स्टेबल माने कि वो अस्तबल, या जिसको तबेला कहते हैं, घोड़ों का तबेला। हाँ, तो वो एजियन समंदर भी है, आप देखोगे तो एजियन सी ऐसा आपको देखने मिलेगा। वो ग्रीस का जो एरिया है उस एरिया की बात है। हाँ। तो सर इसमें ये जो कुंडली आपने बताया, मणिपुर के बाजू में कुंडली है। हाँ, तो कुंडली चक्र कहाँ होता है जो हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं सब जगह? हाँ, ये सबके सब चक्र जो है वो सुषुम्ना से जुड़े होते ही है। कोई चक्र सुषुम्ना से सेपरेट नहीं हो सकता। तो मणिपुर जो है वो सुषुम्ना का एक पार्ट के अंदर है, उसके बाजू में सुषुम्ना के साथ में ही कुंडली चक्र भी जुड़ा हुआ आता है। क्योंकि जो प्राण का जो वहन है ये 3 नाड़ी में से ही हमेशा होता है, इदा, पिंगला या सुषुम्ना। तो जब सुषुम्ना में जो प्रवाह होता है रियल, तब वो इसके साथ में
वो इसके अंदर मणिपुर में भी जाके काम करता है, और कुंडली जब मणिपुर का काम खत्म हो जाता है फिर कुंडली का काम शुरू होता है, तो वो उसमें प्राण का ये रहता है, घूमने का, या उसके ऊपर काम चालू हो जाता है। पर इन शॉर्ट सुषुम्ना से ही सब के सब चक्र जुड़े हुए होते हैं, कोई सेपरेट कोई और जगह पर कोई चक्र है नहीं एस्ट्रल के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो प्रश्न नहीं है तो फिर यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर से, ये प्रत्याहार का चैप्टर तो लंबा है, नेक्स्ट वीक में भी अभी और 2-3 लेक्चर इसके ऊपर होंगे। नेक्स्ट वीक में इसको ही पढ़ेंगे और आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू दारा सर। थैंक यू।